हाँ नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं खबर भारत। आज हम बात करेंगे ओबीसी आरक्षण पर सियासी तकरार, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण का मुद्दा प्रदेश में लंबे समय से जीवंत है, लगातार बातें होती रहती बीजेपी कांग्रेस से, अब श्रेय की होड़ मची हुई है। आज जिस तरीके से कमलनाथ ने एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से कहा कि हम तो पक्ष में थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, आखिर क्यों था, क्यों नहीं किया, क्या मामला था और कौन पक्ष में कौन विपक्ष में, इस चर्चा करेंगे। पर देखते हैं खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी को ओबीसी वर्ग की याद आई और सम्मान समारोह में कमलनाथ ने पहुंचकर ओबीसी के लिए किए गए अपनी पार्टी के वो काम याद दिला दिए जो उन्होंने 14 महीने की सरकार में किए थे। साथ ही कमलनाथ ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने का वो शगुफा भी छोड़ दिया, जिसके ऊपर भाजपा 2023 के चुनाव में राजनीति करने का इतिहास रचना चाहती है। आरक्षण की बात होगी, आरक्षण तो आपका अधिकार था, आरक्षण तो आपका अधिकार था, जहां सालों से इंतजार कर रहे थे। और जब मैंने फैसला किया, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने फैसला किया कि 27% आरक्षण होगा, आप जानते हैं मंत्रालय में कई लोगों ने इसका विरोध किया, बड़े अधिकारियों ने इसका विरोध किया। मैंने कहा कि मेरा फैसला है, फैसले को पहले राय की जाती है, पर मैंने तो फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश की इस धरती की खुशकिस्मती है कि जातिवाद से राजनीतिक दलों का जन्म तो हुआ, लेकिन जनता ने उन पार्टियों को हमेशा आड़े हाथों लिया है। कमलनाथ जी, आज तो आपको क्षमा याचना करना चाहिए, सम्मान दिवस नहीं, क्षमा याचना दिवस होना चाहिए। क्षमा याचना इसलिए कि आपने लोकसभा चुनाव में सिर्फ लॉलीपॉप के तौर पर 27% आरक्षण की बात करी। आपकी सरकार के समय आरक्षण को जब हाई कोर्ट से चुनौती मिली तो ना तो आपके महाधिवक्ता वहाँ मौजूद थे, ना कोई वकील मौजूद था। और उसके ऊपर जब मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के समय 27% आरक्षण पर स्टे दिया, तो हाई कोर्ट के बाद मध्य प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। और सबसे बड़ा धोखा कमलनाथ जी आपने तब किया जब आपने विधानसभा में मध्य प्रदेश की 52% ओबीसी आबादी को 27% बताया और वही शपथ पत्र आपने हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया। क्या 100% आरक्षण किसी को मिलेगा? आप 27% आबादी बता रहे हो। देश के अंदर 50% से ज्यादा आरक्षण किसी राज्य में नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं। लेकिन फिर भी कई राज्य अपनी राजनीति को साधने संविधान का उल्लंघन कर ऐसे संशोधन करवा रहे हैं जो संविधान के अंदर मिले समानता के अधिकार के ऊपर कई सवाल खड़े करते हैं। वो तो भला हो लोकतंत्र का जिसमें हर स्तंभ का अपना अधिकार है, और उसी कारण मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट बार बार शिवराज हो या कमलनाथ सबको आरक्षण में मर्यादा बरतने का पाठ पढ़ाता है। लेकिन नेता हैं कि वोट बैंक को साधने के लिए देश के मूल ढांचे को तोड़ देना चाहते हैं। कि जो भारतीय जनता पार्टी के तीन ओबीसी के मुख्यमंत्री आदरणीय उमा भारती जी, स्वर्गीय बाबूलाल गौर साहब और 17 सालों से माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब प्रदेश की 57% ओबीसी आबादी के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, वो कमलनाथ जी ने 15 महीनों में कर दिया। 27% आरक्षण आज किसकी देन है? वो कमलनाथ जी की देन है। और आज यदि यह लाभार्थी वर्ग स्वप्रेरित होकर माननीय कमलनाथ जी का अभिनंदन करता है तो ये तो पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए गौरव की बात है। और भारतीय जनता पार्टी को यदि इससे पेट दर्द हुआ है तो हमारे पास उसका मर्ज की कोई दवा नहीं है। कमलनाथ अब ओबीसी का सम्मान कर कौन से पुराने अपमान की पूर्ति कर रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। या फिर ये सम्मान समारोह बीजेपी की राजनीति की सिर्फ काट है, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जो जनता आज भी भ्रष्टाचार, भेदभाव और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उसे जीतने के लिए जातियों में बांटकर दोनों दल खुद को और पिछड़ा वर्ग को धोखा दे रहे हैं। 27% आरक्षण होगा। देखिए, कमलनाथ जी के अपने दावे हैं, भाजपा के अपने दावे हैं कि आखिर दोनों ही दल चाहते हैं कि ओबीसी को आरक्षण मिले, मिलना भी चाहिए, क्योंकि 52% आबादी है। लेकिन किसने तर्क रखा, क्या रखा, चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान साथ जुड़े, परिचय करा दें आपका। कांग्रेस से हैं रवि वर्मा जी। रवि जी, स्वागत है आपका। वरिष्ठ पत्रकार है अजय श्रीवास्तव जी। अजय, आपका भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे रवि जी आपसे। जिस तरीके से आप देखा कि कमलनाथ जी ने आज एक ओबीसी महासभा का बड़ा एक आयोजन किया, स्वागत किया, सम्मान कराया। भाजपा का ये आरोप है कि यह आयोजन कमलनाथ ने खुद आयोजित किया था,
खुद के पैसे पे खर्च करके आयोजन किया, खुद ने सम्मान कराया, तो ओबीसी वर्ग के लिए जो लड़ाई लड़ी बीजेपी अब श्रेय लेने के लिए तैयार है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? जी हृदय जी, भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े संगठन प्रारंभ से ही ओबीसी वर्ग के विरोधी रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से जब जब ओबीसी वर्ग के हक अधिकारों की बात आई है, तब तब भारतीय जनता पार्टी के पेट में सुई चुभी है और उन्होंने इसका विरोध करने का काम किया। खासकर मध्य प्रदेश में, जैसा कि अभी आपकी स्क्रीन पर भी आदरणीय बड़े भाई के मिश्रा जी ने उस बात को कहा कि 17 वर्ष के एक मुख्यमंत्री के कार्यकाल में कभी इन्हें ओबीसी वर्ग की चिंता नहीं हुई। उमा भारती जी के कार्यकाल रहा, दिवंगत नेता स्वर्गीय बाबूलाल गौर जी के समय भी हृदय जी तब इन्हें ओबीसी की याद नहीं आई। लेकिन चुनावी वोट कैसे गवाड़े जाएं, कैसे जुटाए जाएं, आज ये ओबीसी की चिंता कर रहे हैं। एक हमारी सरकार थी, हमने अपने वादे के अनुरूप 8 मार्च 2019 को जो आरक्षण 14% था उसे 27% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। और उसके अगर उस निर्णय के स्वागत में अगर ओबीसी समाज कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करता है तो इससे भारतीय जनता पार्टी की निराशा और हताशा झलकती है। ठीक है संदर जी, बहुत स्वागत है खबर भारत में आपका। नमस्कार। तो बात चल रही है ओबीसी आरक्षण पर सियासी तकरार है, श्रेय की होड़ मची हुई है। कमलनाथ जी कहते हैं हमने किया, आप कहते हैं हमने किया, आखिर किसने किया? जनता किस पर ट्रस्ट करे, विश्वास करे? देखिए हरदेश जी, मैं अभी हमारे विद्वान साथी की बात सुन रहा था और वो बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने विगत कई वर्षों से पिछड़ा वर्ग को कोई सम्मान नहीं दिया, ऐसा उनका कहना था। पिछले 17 सालों में 3 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से हुए हैं। वो तीनों ही नेता पिछड़ा वर्ग समुदाय को बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का समाज क्षेत्र में काम करने का जो उद्देश्य है, जो उसका नारा है, अंतिम व्यक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का उदय, जो पिछड़ गए उनका विजय। तो भारतीय जनता पार्टी तो गांव, गरीब, किसान और पिछड़ों का उत्थान, यह उसका मुख्य नारा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में जो उन्होंने तारीख बताई कि 18 मार्च 19, देखिए 10 दिनों तक इन्होंने कैविएट नहीं लगाई और 10 दिन बाद जब स्टे आ गया तो पूरे के पूरे 10 माह तक इन्होंने कोई बड़े वकीलों को पक्ष में दलील देने के लिए खड़ा नहीं किया। यह इनका असली चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो 27% आरक्षण लागू कर दिया है। उन 3 डिसीजन को छोड़कर, जिसने कोर्ट में स्टे दिया है, उन तीनों को छोड़कर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यह 27% आरक्षण पिछड़ा वर्ग भाइयों बहनों के लिए लागू कर दिया है। अब रही बात कि स्टे मिला क्यों? स्टे इसलिए मिला कि कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा में यह लिखित में उत्तर दे दिया कि मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा वर्ग के लोग निवासरत हैं। जहां 50% से ऊपर निवासरत थे, वहां आपने 27 की जानकारी दे दी जो लिखित में है। तो कोर्ट ने कहा कि 27% जब लोग निवासरत है तो 27% आरक्षण पर स्टे कर दिया। तो इसका दोषी कौन है? जिनकी पीठ में छुरा घोपा, उन्हीं से आप सम्मान करवा रहे हैं। तो यह सम्मान आपका प्रायोजित था। समाज पूरी तरह से, वर्ग पूरी तरीके से जान गया है कि किसने हमको सिर्फ घोषणा की, हमको आरक्षण का लाभ नहीं मिलने दिया, और घोषणा करने के साथ ही स्टे की भूमिका भी पूरी आप ही ने निभाई। ये पूरा समाज समझ चुका है। अभी जी क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस दोनों ही श्रेय लेने की तैयारी में है, कि 52% एक बड़ा फैक्टर होता है मध्य प्रदेश की धरती पर बात करें तो, क्योंकि चुनाव में सत्ता किसकी होगी ये वर्ग तय करता है। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए हृदेश जी, ये जो पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है, ये पूर्णतः जो है सामाजिक आरक्षण था। और सामाजिक आरक्षण में जब इसको घोषित किया गया तो उसमें इसकी जो प्राइमरी स्टेज थी कि जो मतलब इसमें संबंधित लोग हैं उनके लिए कोई विशेष बात नहीं हो पाई। अब ये आरक्षण जो है ये राजनीतिक हो गया है। स्थापना किसने की थी? बीपी सिंह ने की थी। बिल्कुल, बीपी सिंह ने स्थापना उन्होंने 15 अगस्त 1990 को लाल किले के मैदान से, प्राचीर से इसकी घोषणा की। आज
मैंने पिछड़ा वर्ग के कम से कम 1000 सम्मेलनों की रिपोर्टिंग की है। मुझे किसी सम्मेलन में बीपी सिंह का फोटो नहीं दिखा कि कोई पिछड़ा वर्ग वाले ने लगाया हो। ठीक बात है। यदि यह आरक्षण सामाजिक होता तो जिस व्यक्ति ने सामाजिक उत्थान के लिए काम किया था उस व्यक्ति का चित्र लगाया जाता, लेकिन ये चूंकि राजनीतिक है, अब राजनीतिक होने के कारण वहां पर शिवराज जी श्रेय ले रहे हैं, यहाँ पर कमलनाथ जी श्रेय ले रहे हैं, जबकि जो वास्तविकता है कि जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके लिए कोई काम नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार में 99% सिर्फ एक ही समाज के लोग ओबीसी में आते थे, बाकी 1% में पूरे जितने 99% समाते थे। यदि वहाँ के 5 साल के आरक्षण की सूची देखी जाए कि ओबीसी से जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो सिर्फ एक ही जाति के थे 99%। भाई इस आरक्षण में सारी समाजों को लिया गया था, लेकिन सिर्फ आपने जो आपके समाज वाले लोग थे उन्हीं को आरक्षित क्यों किया? जिस जनता दल ने लागू किया था उस जनता दल का आप ये समझिए कि कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं है, नामो निशान मिट गया राजनीति से। क्योंकि यदि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उसने सामाजिक किया होता, अब राजनीतिक हो गया, सामाजिक होता तो लोग जनता दल की तरफ ध्यान देते। तो जो आरक्षण है, आरक्षण लेने वाले लोग कौन है, आरक्षण का लाभ लेने वाले कौन लोग हैं, आरक्षण कहाँ पर किस स्थिति में है, कई जो है मतलब आरक्षण में किस चीज को बात लिया, शिक्षा को लिया है, सर्विस को लिया है। अब जो कृषि है उसको ऑलरेडी उन्होंने पिछड़ा वर्ग मान लिया है कि जो आदमी खेती कर रहा है वो पिछड़ा है। तो कई ऐसी चीजें, जबकि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग कृषि करने वाला होता है, उसे मौसम की सूचना रखनी पड़ती है, उसे बीज का ख्याल रखना पड़ता है, उसे केमिस्ट भी बनना पड़ता है, उसे खेत में कितना यूरिया देना है, उसे पानी का ख्याल रखना पड़ता है। मतलब जो किसान सबसे इंटेलिजेंट है उसे आपने ओबीसी बना दिया। सिर्फ आपने जो आरक्षण के लिए और आरक्षण की लड़ाई के लिए, चुनाव के लिए आपने जो ओबीसी का आरक्षण कर रहे हो, उस ओबीसी आरक्षण का सबसे अधिक नुकसान किसे हो रहा है? प्राइमरी लीडरशिप को। जो प्राइमरी लीडरशिप थी उसकी आपने भ्रूण हत्या कर दी। वो भ्रूण हत्या कैसे कर दी कि जो आरक्षण में मान लीजिए कि सिर्फ एक ही सीट बच रही है ओबीसी की, वहां महिला आरक्षण हो गया, तो जो व्यक्ति वहां पर ग्राम पंचायत में पार्षद के लिए उसके लिए उपयुक्त था वो व्यक्ति तो लॉटरी का शिकार हो गया। तो आरक्षण की जो खामियां हैं, जो विसंगतियां हैं और जिन लोगों को वास्तविकता से मिलना चाहिए, उसके लिए ना तो ओबीसी का जो आयोग है वो विचार कर रहा है, ना नेता उस पर विचार कर रहे हैं। नेता ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक जातियां ओबीसी में शामिल हो जाएं और जो छोटा सा बंटवारा है उसमें कई लोग आकर बैठ जाएं। तो जो हानि हो रही है पिछड़ा वर्ग की, ओबीसी की जो हानि हो रही है वो मूलतः उन लोगों के लिए हो रही है जो लोग उसके हकदार थे। जो लोग हकदार नहीं थे, जो क्रीमी लेयर थे, जिनके पास बहुत अधिक संपन्नता है, स्वर्णकार समाज है वो ओबीसी है, जायसवाल समाज है जिनके पास शराब के ठेके हैं वो ओबीसी है। तो आपका जो आधार है वो क्या है? आधार जो ओबीसी में क्रीमी लेयर में लोग आते हैं, आप उन्हें तो अलग करिए पहले, वो तो ओबीसी का, लेकिन जो वास्तविक हकदार हैं वो वंचित हैं। ठीक बात है। बिल्कुल बढ़िया बात कही अजय जी ने कि वाकई कि जातिगत आरक्षण प्रथा चली आ रही है, कई जातियां संपन्न हो चुकी हैं, इसके बावजूद आरक्षण का लाभ लेती हैं। यदि बात करें आपकी कांग्रेस पार्टी की, तो आपकी कांग्रेस पार्टी में ओबीसी के कई सारे नेता हैं जो आज हाशिया पर हैं, बात चाहे उन्हें यादव की क्यों ना हो। आज हंगामे में हुआ, कुछ वीडियो वायरल हुए, देखे होंगे आपने भी। जी हृदय जी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी सदैव से ओबीसी वर्ग की हितैषी रही है। कई ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार ने लिए हैं। उस ऐतिहासिक निर्णय का ही तो एक ये निर्णय है कि हमने 14% से बढ़ाकर उसे 27% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। और जिस आपने अरुण यादव जी का जिक्र किया है, तो सुभाष यादव जी हों या अरुण यादव जी हों या सचिन यादव जी हों, तमाम नेताओं को हमने एक बड़े मंच पर लाए हैं, उन्हें सुशोभित किया है, उन्हें कई बड़े ओहदों से नवाजा है। यही तो एक उदाहरण है कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी की हमेशा से पक्षधर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र भी मध्य प्रदेश में देखा है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट
वोट में ओबीसी के आरक्षण को पंचायत चुनाव में समाप्त करने का निर्णय लिया, तब कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी थी जिसने पुनर्विचार याचिका को लेकर सरकार को के घुटने टेकवाए और याचिका लगवाई। हमने विधायक दल में भी यह प्रस्ताव पारित किया कि ओबीसी को उसका आरक्षण दिलाकर रहेंगे। तो ये समय समय पर जो है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र जो चेहरा है वो उजागर हुआ है कि ये ओबीसी के विरोधी रहे हैं। सनवर जी, 17 साल सरकार आपकी थी, इच्छा शक्ति की कमी थी, 17 साल पहले भी आप ये कर सकते थे, लेकिन कमलनाथ जी के दबाव में जब एन वक्त पे चुनाव सामने हैं तब ये निर्णय आपके द्वारा किए जा रहे हैं। देखिए हरदेश जी, हमारे विद्वान साथी राहुल जी की बात का मैं जवाब देना चाहता हूं। सही है। तो ये आप ठीक कीजिए, उस पर स्क्रीन पर ठीक करवाइए। क्या रवि वर्मा जी हैं? तो उसको स्क्रीन पर ठीक करवा दीजिए प्लीज। तो मैं रवि वर्मा जी हमारे विद्वान साथी हैं, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 18 मार्च को हमने घोषणा की। 18 मार्च नहीं, 10 मार्च 2019 को आपने घोषणा की और 19 मार्च 2019 को स्टे लग गया। तो 10 दिन तक आपने कैविएट दायर क्यों नहीं की? मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसके बाद आपने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को क्यों खड़ा नहीं किया? मेरी बात का जवाब नहीं दिया। यहां कथनी और करनी में अंतर है, यहां चाल और चरित्र में अंतर है। अब देखिए, आपने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता यह जान गई है कि किसने हमको न्याय किया, किसने हमारे पिछड़ा वर्ग साथियों को आरक्षण दिया। उनका कहना है कि कांग्रेस के पक्ष में जान गई है। तो मार्च के बाद मई आया था और मई के लोकसभा के चुनाव में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। तो जनता क्या जान गई? जनता जान गई है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। उसके बाद उपचुनाव आए विधानसभा के, वो भी 10 मार्च 2019 के बाद आए थे। तो 28 में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। दोबारा उपचुनाव आए, एक लोकसभा और 3 विधानसभा के, फिर से लोकसभा की 8 सीटों पर और 3 विधानसभाओं में से 2 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीती। तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता समझदार है, जागरूक है, जानती है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है। बयान देने से, ट्वीट करने से या प्रायोजित तरीके से सम्मान करने से पिछड़ा वर्ग आपके साथ नहीं आने वाला है। यह बात सही है कि आपने घोषणा की। यह घोषणा उसी प्रकार की थी जिस प्रकार से आपने 70 सालों तक यह कहा कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन वो गरीबी हटाने का सिर्फ नारा तक सीमित रहा। गरीबी आपने देश से हटाई नहीं। अब आज गांव गरीब के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। चाहे उनके मकान बनाने का काम हो, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से रसोई गैस का इंतजाम का काम हो, हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। और आज देश की जनता के साथ साथ मध्य प्रदेश की जनता ये जान चुकी है कि आपने सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया, झूठ फैलाने का काम किया, सिर्फ नारे देने का काम किया। कांग्रेस का आरोप और सवाल यही है कि 3 सीएम रहे हैं मध्य प्रदेश में, चाहे उमा भारती जी हों, चाहे बाबूलाल गौर जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी खुद हों, इसके बावजूद आप निर्णय नहीं कर पाए थे। अंततः किसने निर्णय किया? अंततः किसने आरक्षण दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आज 3 कोर्ट के स्टे वाले मामले को छोड़कर मध्य प्रदेश की जनता के लिए 27% आरक्षण लागू कर दिया जा चुका है और आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ठीक है, चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अजय जी, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मेरा कहना यह है कि जब तक ये आरक्षण जो है राजनीतिक रहेगा तब तक पिछड़ा वर्ग को सामाजिक लाभ नहीं मिलेगा। सामाजिक लाभ चाहने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक साथ बैठकर यह निर्णय करना पड़ेगा कि ये जो जातियां हैं, कि जैसे मध्य प्रदेश है, कुछ जातियां कुछ जिलों में अनुसूचित जाति में आती हैं, कुछ जातियां कुछ जिलों में एसटी में आती हैं, तो जो जातियां अन्य जिलों में हैं वो जातियां, तो उन जातियों को भी पिछड़ा वर्ग में लिया गया है। यदि उन जातियों के लिए अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया जाए, और दूसरा जिस प्रकार की उत्तर प्रदेश में किया गया है कि जातियों में 27% आरक्षण का विभाजन कर दिया है कि ये जातियां अति पिछड़े में हैं
इनके लिए इतने प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, ये जातियां इतने हैं तो इनको इतने प्रतिशत मिलेगा। मतलब उन्होंने 3-4 लेयर बना दी हैं और सारी जातियां उसमें उपकृत होती हैं। होता यह है कि यदि कोई पावर में कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति आ जाता है तो वो जो है अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ा देता है उसमें। तो आरक्षण में मतलब 2 तरह से हो जाता है कि आरक्षण एक तो उस श्रेणी में आ रहे हैं और दूसरा एक नया वर्ग तैयार होते जा रहा है, वो हो जा रहा है कुचला समाज। तो ये जो आरक्षण की मार है कि मतलब अति पिछड़े थे तो कहीं दूसरे जिले में वो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि दूसरे जिले के निवासी जाएंगे तो उन्हें 1950 का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो जो वंचित हो गए हैं, जो वंचित वर्ग है कि इस वर्ग का सबसे कम प्रतिनिधित्व आ रहा है या ये वर्ग अपना ज्योग्राफिकली ये पिछड़े जाति है और ये वहाँ पे रह रहे हैं तो ये ज्योग्राफिकली पिछड़े हैं। ये शहरी जो चमक दमक है या एजुकेशन है उसको लेने से ये लोग वंचित हो रहे हैं या यहाँ पर रोजगार का कोई ऐसा साधन नहीं है जिससे कि वो ले जा रहे हैं। लेकिन ये आरक्षण जो है चूंकि एक राजनीतिक मंच की बहस का विषय बन गया है, तो जब राजनीतिक मंच की बहस का कोई विषय बनता है तो हृदय जी आप ये बात करिए कि डिज़राइली ने एक बात कही थी कि यदि राजनेता रेत के पीछे राजनीति करने लगे तो मरुस्थल में भी रेत का अकाल पड़ जाएगा। अब जो स्थिति बन गई है पिछड़ा वर्ग के साथ में कि वो चारों तरफ ये शोर मच रहा है कि बस आरक्षण का ओबीसी का इन दोनों दलों से बड़ा तो कोई हितैषी नहीं है उसमें, लेकिन जो वास्तविक सामाजिक लाभ है उससे वो समाज पूरी तरह वंचित है। मैंने मतलब कई जो समाज के व्यक्ति हैं वो इतनी तरह भटकते हैं और उसका मिसयूज भी बहुत हो रहा है कि वो बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, कॉलेज वाला आता है घर से ले जाता है, मालूम है कि शासन उसके लिए फीस दे रही है, लेकिन जो बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन उसके पास फीस नहीं है। तो कई ऐसे आर्थिक आरक्षण हो चाहे कोई आरक्षण हो, जब तक ये आरक्षण में सामाजिक गंभीरता पूरी तरह नहीं आएगी तब तक इसका लाभ जो है उस वर्ग को नहीं मिलेगा। तो पहले ये निश्चित कर लें कि ये जो आरक्षण है ये सामाजिक आरक्षण है और सामाजिक आरक्षण मिल बैठकर ही हल किया जा सकता है। दोनों दल की एक समिति बना सकते हैं, संयुक्त समिति, और उस संयुक्त समिति वो निर्णय ले। ये नहीं कि वहाँ पे इतना पिछड़ा वर्ग है और मैंने पिछड़े वर्ग को टिकट दे दी और ये दे दिया, वो आरक्षण जो है पूरी तरह राजनीतिक हो जाएगा। सामाजिक लाभ उसका जो होना चाहिए, जिस उद्देश्य से वो आरक्षण लागू किया गया था कि पिछड़ा सोशलिस्ट पार्टी के सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने ये निर्णय दिया था कि पिछड़ों ने बांधी गांठ, मतलब सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। तो ये जो पहला जो सबसे स्तर था इस बात को जो खोजा था वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने खोजा था। उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाकर कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था 1967 में। तो जो संबित सरकार बनी थी, चौधरी चरण सिंह जो थे वो पिछड़ा वर्ग के उसमें थे, प्रतिनिधित्व में थे, तो उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना था। मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही बनी थी कि गोविंद नारायण सिंह जो थे वो संबित सरकार में मंत्री बने थे। तो जो उसी टाइम पर जो था 77 में बीपी मंडल जो मतलब मंडल बिहार के थे, मधेपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी से थे, वहाँ से उनको बीपी मंडल आयोग बना था और उस मंडल आयोग में जो विशेषताएं थी कि उन्होंने उस बात सारे वर्ग को किया। मध्य प्रदेश में भी उसी समय अर्जुन सिंह जी ने रामजी महाजन आयोग बनाया जिसमें कि पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जातियां आती हैं, किन किन को शामिल किया जाए, ये सारी चीजें थी। लेकिन जो सामाजिक न्याय था, जो सामाजिक न्याय के उद्देश्य से किया गया था, वो उद्देश्य पूर्णतः भटक चुका है। इसका लाभ समाज को नहीं मिल पा रहा है। इसका लाभ सिर्फ राजनीति के तराजू में हो गया है कि कौन सा बांट जो है वो किस समाज का जो है किस राजनीतिक पार्टी में रखा जाए तो उसका पलड़ा भारी हो जाए। और वो समाज जो है वो समाज को ये पता नहीं है कि हम जो है पूरी तरह राजनीतिक सौदेबाजी के शिकार हो गए हैं। तो सौदेबाजी से जब तक यदि दोनों दल ये न निर्णय कर लें कि ये सौदेबाजी से हमें इसे निकाल कर हमें इसे विशुद्ध सामाजिक न्याय बनाना है, तभी इस निर्णय पर कुछ पहुंचा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आरक्षण जैसी प्रक्रिया इसीलिए देश में लाई गई थी कि ताकि जो निर्धन वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, जिनका विकास से काफ़ी दूर है, जिनको मुख्य धारा मिल सके, इसलिए लागू किया गया था। लेकिन आरक्षण आज एक शक्ति का सिद्धांत बन चुका है, शक्ति के लिए लोग उसको उपयोग करते हैं। रवि जी, वाकई लगता है कि इस विषय पर कम से कम फिर चिंतन होना चाहिए, मंथन होना चाहिए कि आरक्षण जिनको मिल रहा है क्या वाकई आरक्षण के श्रेणी में आते हैं नहीं आते? जी हृदय जी, बिल्कुल चिंतन और मंथन की ज़रूरत है। आज के इस परिवेश में जिस तरीके से तमाम समाज के लोग
कई प्रकार के कारणों से या व्यवस्थाओं के अभाव में जिस तरह से वंचित हुए हैं, तो इस पर पुनर्विचार की मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन आज ओबीसी वर्ग का हितैषी होने का दंभ वे लोग भर रहे हैं जिनकी सरकार में सबसे अधिक अत्याचार इन 17 वर्ष में अधिक हुआ है, तो ओबीसी वर्ग के लोगों पर हुआ है। आज जब चुनावी वर्ष सामने है, आज जब सीमावर्ती प्रदेशों में आज चुनाव की बेला में ये समर चल रहा है, तब वे ओबीसी का हितैषी होने का दम भर रहे हैं। तब उन्हें टंटा मामा की याद आ रही है, तब उन्हें रानी कमलावती की याद आ रही है, तब उन्हें संत रविदास जी की याद आ रही है। तब वोटों की बाट जो है पूरी करते ही, खेती उगाते ही भारतीय जनता पार्टी उन महापुरुषों की तरफ, उन समाज की तरफ पलट के नहीं देखती है। ये केवल इवेंट जीवी लोग हैं जो इवेंट और प्रायोजित होने का दावा, ये प्रमाण हमें देने की कोशिश ना करें। प्रायोजित इवेंट करना तो शिवराज सरकार के 17 वर्ष की कहानी है। ये इवेंट जीवी लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। संदर जी, जिस तरीके से कहा कि इवेंट जीवी लोग भारतीय जनता पार्टी के पास है, कमलनाथ जी भी कहते हैं सबसे बड़ा वर्ग ओबीसी वर्ग है, उसके युवा आज बेरोजगार हैं। देखिए, समाज बीच में जाकर उनकी समस्याओं को हल करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए जनजाति भाई बहन हो, चाहे पिछड़े वर्ग भाई बहन हो, वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हो रही है और कांग्रेस के पांव उखड़ रहे हैं। आपने देखा चौपट में जो कांग्रेस की परंपरागत सीट थी, क्या हाल हुए। आज रवि भाई बोल रहे हैं, मैं रवि भाई को बताना चाहता हूं, आज अलीराजपुर में आज नगर पालिका का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष का चुनाव जीता है। आज सम्माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके 2 वर्ष पूरे हुए हैं। ऐसे शुभांकर अध्यक्ष, जिनके अध्यक्ष बनने के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 28 में से 19 सीटें जीते, फिर उपचुनाव में वापस 4 में से 3 सीटें जीते, और आज जब जिस दिन 2 साल पूरे हुए हैं, उस दिन अलीराजपुर के जनजाति क्षेत्र में वहां के भाइयों बहनों ने हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष डाबर जी को, युवा साथी को, हमारे कार्यकर्ता को जिताया है। तो ये समाज क्षेत्र में काम करने के परिणाम है। और ये ट्वीट करने से और बयान देने से या टीवी डिबेट में कुछ बोलने से नहीं, हमको समाज क्षेत्र में जाना होगा, काम करना होगा। और हम तो स्वागत करते हैं कांग्रेस पार्टी का भी कि आप जाइए समाज क्षेत्र में, रचनात्मक कामों में हमारे साथ आइए। आप रचनात्मक कामों में, सकारात्मक कामों में भी सिर्फ विरोध करने का काम करते हैं, उसके कारण से जनता आपको नकार रही है। ये सारे चुनाव परिणाम उसकी गवाही दे रहे हैं। अजय श्रीवास्तव ने एक बात कही है, कमेंट चाहूंगा उसके ऊपर भी, कि आरक्षण की फिर से समीक्षा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए, क्योंकि क्रिमिलियर वर्ग है जिसको आवश्यकता नहीं है, वो भी आरक्षण के लिए ललायित है और आरक्षण चाहता है। देखिए हरदेश भाई, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से बैठता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है उतना ही बोलने का मेरा अपना अधिकार है। इस जो आपने विषय उठाया है, सम्मान्य रवि जी ने विषय उठाया है, अगर इसके बारे में हमारी पार्टी को तय करेगी तो मैं जरूर उसके बारे में भी यहां बोलूंगा। यहां हम निरंकुश लोग नहीं हैं, हम अनुशासन में रहकर काम करने वाले लोग हैं। कमलनाथ जी का जो आज का कहना था, जो बयान था, सुना होगा आपने, कि ओबीसी वर्ग का युवा आज भी बेरोजगार है, रोजगार देने में सरकार सफल नहीं हुई। हाँ हरदेश जी, देखिए जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ी है वो पूरी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन इस पूरी दुनिया में कोरोना काल की महामारी के बीच जब आर्थिक व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई, तब भी मध्य प्रदेश में लगातार रोजगार देने का काम हुआ है। और जो आंकड़े हमारे पास रिसर्च कमेटियों के आए हैं, उसमें मध्य प्रदेश के हालात दूसरे राज्यों से बेरोजगारी के मामले में कम हैं। मतलब हमारे यहाँ रोजगार ज्यादा देने का काम हुआ है विपरीत परिस्थितियों में भी, और आगे भी लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार लगातार इस बात की, आपने अभी डिबेटें कराई कि लगातार बैठकें क्यों हो रही है। हर विभाग की बैठक, एक दिन में 7-7 बैठकें, 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाली यह सरकार है। 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाली भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार समाज में कैसे जो कमियां रह गई उसको दूर करें, इस पर काम कर रही है। तो निश्चित रूप से हम इस पर भी काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि अभी रोजगार मेले के माध्यम से एक दिन में 6 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है, जो आगे भी निरंतर जारी रहने वाला है।
देखिए, ऐसा है कि मैंने जो बात कही है कि ये मूलतः सामाजिक मुद्दा है और सामाजिक मुद्दे के लिए दोनों तरफ से सभी पक्ष को होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पिछड़े वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग है उसका एक विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि जो क्रीमी लेयर है वो अपने फायदे के लिए तो है क्योंकि उसके अपने रोजगार होते हैं, लेकिन जो वंचित वर्ग है जो उसको लाभ मिले, तभी ये आरक्षण का उद्देश्य ही सफल होगा। बिल्कुल सही कहा कि जो वंचित है उनको भी आरक्षण का लाभ मिले और बाकी पिछड़े उनको आरक्षण लाभ मिले, बाकी ये इंपॉर्टेंट विषय है। तो आप तीनों मेहमान जो तीनों का शुक्रिया, धन्यवाद संवर जी, रवि जी और अजय जी। क्योंकि बात चल रही थी ओबीसी आरक्षण पर सियासी तकरार, तो ओबीसी आरक्षण का श्रेय अब दोनों ही दल ले रहे हैं। आखिर क्या है माजरा, पूरा आप देखा, डिस्कशन भी किया, लेकिन इस प्रक्रिया फिर से मंथन होगा, चिंतन होगा, तो वाकई जो लोग इसके हकदार हैं उनको सही मात्रा में आरक्षण लाभ मिल सकता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।